सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, पूर्व में मैंने आपको सूचित किया था कि आज हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो एलटी सहायक अध्यापक उत्तराखंड सिलेबस में लगा हुआ है, इससे 30 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक एक ही अंक का होगा। 30 अंक हैं और 30 प्रश्न इससे बनेंगे। जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जैसे कि हमने पिछले वर्षों में हम देखते आए हैं, 2 वर्षों से 2016-15 में यह पे शिक्षण अभिरुचि नहीं था, लेकिन 2018 में और फिर 2021 में अब जो पेपर होगा यह तीसरी बार होगा जब शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एलटी में प्रश्न आएंगे। एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आपको इससे बेहतर रूप से कवर करना है। इस सिलेबस पाठ्यक्रम के साथ जो सिलेबस लगा हुआ है, उसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि पिछले वर्षों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले परीक्षा में जब आप बैठेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो उसमें आपकी स्मरण शक्ति और साथ में आपका चिंतन और आप अपना बेहतर आकलन कर सकते हैं। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। प्ले लिस्ट ओपन हो चुकी है। एक एलटी की शिक्षण अभिरुचि और हिंदी साहित्य की, दूसरा उत्तराखंड से संबंधित, और तीसरा आप कम्युनिटी में जा सकते हैं। वहाँ पर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कुल मिला के जो है, हम बात करें, इसमें लगभग 26 से 27 जो है बिंदु या टॉपिक इसमें लगे हुए हैं शिक्षण अभिरुचि में। तो सिलसिलेवार इसका हम अध्ययन करेंगे और जिससे आपको आने वाले परीक्षा में आप बैठेंगे तो आप एक बेहतर आकलन कर सकते हैं। तो देखते हैं जो पहला इसमें बिंदु जो टॉपिक लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, तो यह है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृद्धि। एक एक वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, एक अभिवृत्ति है, ये वृत्ताकार। ठीक है। अभिवृद्धि, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अभिवृद्धि क्या है। वृद्धि तो बढ़ना होगा, बालक का बढ़ना, बालक का बढ़ना अभिवृद्धि होगी। लेकिन अभिवृत्ति क्या होगी? अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी भी विषय या सामान्य अर्थ में मनोवैज्ञानिक किसी भी विषय के प्रति एक जब रिसर्च करता है, किसी भी विषय सामान्य अर्थों में मनोवैज्ञानिक किसी विषय के प्रति अपना सकारात्मक या नकारात्मक भाव उपस्थित करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे कि शिक्षक है, शिक्षक अपना आकलन करता है बालक के प्रति कि किस प्रकार मैंने बालक को शिक्षित करना है, तो वहाँ पर वो नकारात्मक सकारात्मक अपनी तुलना करेगा कि बालक में कौन सी कमियाँ उनको बाहर निकाला जाए और कौन से अच्छी कमियाँ उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए, है ना। तो व्यक्ति, वस्तु, समूह या विचार, ये अभिवृद्धि के कारण हो सकते हैं। अभिवृत्ति की जन्म से जो साधन है, इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, भावात्मक और धनात्मक। अभिवृत्ति की जन्म के साधन जो हैं, समन्वय, आघात, भेद, अस्वीकरण। ठीक है, पहले समन्वय करना, आघात, उसमें भेद करना, फिर उसको स्वीकारना। ठीक है, तो इस प्रकार के कुल मिला के किसी वस्तु के आधार पर हम जब किसी वस्तु को लेते हैं, किसी पाठ के बारे में लेते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक आधार के आधार पर हम किसी टॉपिक को लेते हैं, तो उसमें गहनता से उसकी प्रक्रिया के आधार पर हम उस गहनता से उसका अध्ययन करते हैं और तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जाए। तो अभिवृत्ति ये होगी और अभिवृद्धि जो होगी वो बालक में होती है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं सामाजिक परिपक्वता। अब सामाजिक परिपक्वता का मतलब यह हुआ, जो परिपक्वता शब्द आया है, प्रत्येक टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन बन रहा है। इसमें मात्र कुछ टॉपिक को छोड़कर सब प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। अगले सबसे बड़ी बात यह, हमें बरसते पेपर में हार्ड लगता है, लेकिन हम गहनता से देखें इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को, तो हमारी से एक समझ बन सकती है, विकसित हो सकती है कि वास्तव में प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। आप अध्ययन कर लेना, देख लेना, मात्र 4-5, 2-3 टॉपिक को छोड़कर प्रत्येक से क्वेश्चन बना हुआ है डायरेक्टली। बस थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, सिलेबस बड़ा है, उसको टटोलने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं परिपक्वता। परिपक्वता एक जन्मजात है, एक जन्मजात गुण है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता 21 वर्ष, जन्म से 21 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, पूर्णता पर पहुंच जाती है। पूर्ण हो नहीं जाती है, पूर्णता पर पहुंच जाती है। 21 वर्ष के उपरांत जो भी व्यक्ति, जो भी बालक हो जाता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, शिक्षक, इसमें शिक्षण में नहीं होता है, शिक्षण अलग चीज़ होती है, जिसको सीखना होता है उसमें नहीं है। अब परिपक्वता का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आपके माता पिता, दादा दादी और आप स्वयं एक छात्र हैं। तो क्या होता है कि बशर्ते आपकी दादी ने
पढ़ा नहीं होगा, आपके माता पिता ने इंटरमीडिएट पढ़ा होगा और आप बीएससी या एमएससी या एमए किया होगा, तो आपके माता का एक फ़र्ज़, जब जैसे उम्र होती है, तजुर्बा होता है, तो प्रत्येक कार्य के लिए आपको पूछती कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, जिसको हम स्वीकारते भी हैं। और फिर आपकी दादी कहती कि ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पर समानता ये नहीं होती कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, उससे पढ़ने से संबंध नहीं है। परिपक्वता ये है कि जितना आदमी की उम्र होती है उससे, ऐसा नहीं कि सभी में इस प्रकार की परिपक्वता आ जाएगी, लेकिन जितनी उम्र सीमा जैसे जैसे पार होती है, प्रत्येक इंसान में परिपक्वता आ जाती है। यानी कार्य करने से अनुभव होता है, अनुभव ही जो है, एक अनुभव प्रशिक्षण ही परिपक्वता है कुल मिला के। कोई नया शब्द नहीं है, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है, उसको उसका अर्थ निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो परिपक्वता ये हो गया। आगे हम देखते हैं शिक्षक के प्रति अभिवृत्ति। अब पहले हमने शिक्षकों के छात्र के प्रति अभिवृत्ति क्या होनी चाहिए, उनके गुण दोषों को देखना, ठीक है, और अच्छे कामों के लिए उन्हें प्रेरित करना। दूसरा, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जो शिक्षक के प्रति अभिवृत्ति क्या क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें लगा हुआ अभिवृत्ति के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। विचार संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, इसमें संप्रेषण नहीं दिया है, लेकिन विचार संप्रेषण का मतलब यही होता है, जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो वही संप्रेषण हुआ, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो संप्रेषण के मुख्य तौर पर हम दो प्रकार के कह सकते हैं, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। आपने पिछली बार देखा होगा कि जो पेडागोजी के, ये बहुत बड़ी छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दिया होगा, और शायद में बहुत से लोगों ने नहीं भी दिया होगा, लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा। क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, 30 क्वेश्चन के जो पेडागोजी सेक्शन अभिरुचि के क्वेश्चन बने थे हिंदी वाले पार्ट में, यानी सेकंड शिफ्ट में, पिछले सत्र का 21 का पेपर, उसमें जो है संप्रेषण संबंधी कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हिंदी में लास्ट में आप 97-98 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें संप्रेषण से संबंधी एक क्वेश्चन था। उसमें कैसा क्वेश्चन बना था संप्रेषण से, किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा किसी व्यक्ति को याद किया गया, किसी ने, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी व्यक्ति को अपने मन में याद किया, ठीक है, तो इस किस प्रकार का वो संप्रेषण है। मैं अपने मन में किसी व्यक्ति को याद कर रहा हूँ, उसका स्मरण कर रहा हूँ, मैंने बाहर तो बोला नहीं, अपने अंदर मैंने उसके बारे में चिंतन मंथन किया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में चिंतन चल रहा होगा, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कि वास्तव में किस प्रकार से पढ़ा रहा है, इसकी बोली भाषा किस प्रकार की हो सकती है ना, तो एक जिज्ञासा होती है। तो आपने मन ही मन में सोचा, मेरे से तो बात नहीं की, तो वहाँ पर क्या होता है, अंतः संप्रेषण होता है। जब हम एक दूसरे से टच में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जो भाई होता है उसको हम कहते हैं अंतर संप्रेषण, ठीक है। अब देखो, अंतः को इंट्रा जो है इंटर संप्रेषण भी कहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कहते हैं, और दूसरा को हम जैसे ये अंतः, दूसरा अंतर हो गया, तो इसको इंटर जो है कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसमें पहले हमने लिखित भाग में और जो है लिखित भाग में बांटा, उसके बाद हमने मौखिक और लिखित भागों में इसको दो भागों में बांटा। अब व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, जैसे मैंने बोला, जिसमें इसमें दे रखा है, तो इस टॉपिक पर आपको नज़र माननी पड़ी। इसमें स्पष्ट दे रखा है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, तो अंतः के साथ अंतर भी आएगा, समूह भी आएगा और जनसंपर्क भी आएगा, क्योंकि आप अपने मन ही मन में तो संप्रेषण करेंगे नहीं, आप दूसरे व्यक्तियों से भी करेंगे, फिर आप समूह में भी करेंगे और जनसंचार के माध्यम से भी करेंगे। तो व्यक्तियों के या सहभागिता के आधार पर संप्रेषण 4 प्रकार का होता है, ठीक है, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह और जनसंचार से संबंधित, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट, यह संप्रेषण जो है आपके जो है उत्तराखंड प्रवक्ता प्री में भी लगा हुआ है, ठीक है, और यह संप्रेषण आपके उसमें तो बहुत ही ज़्यादा जटिलता से या बहुत ही ज़्यादा दिया है। इसमें नेट जीआरएफ में आपने दिया होगा तो उसमें भी यह दिया, तो आप एक दूसरे से जोड़कर पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनके दिमाग में होगा। अब अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट की या दूसरे लेक्चरर की या असिस्टेंट जो अभी नेट का आया है उसकी, तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट, शिक्षक। तो शिक्षक का व्यवसाय और व्यवसाय की प्रतिबद्धता, खैर इससे क्वेश्चन बना नहीं था, लेकिन आ सकता है कि शिक्षक किस लिए, मतलब एक शिक्षक बना है तो वो किस लिए बना हो, वो पढ़ने के साथ साथ अपना व्यवसायिक भी तो है, उसका व्यवसायिक भी तो एक गुण है, ठीक है। छठवां है शैक्षिक प्रयोग, समस्या में नवाचार, जो शैक्षिक प्रयोग किए जाते हैं और नवाचार, ठीक है, जो दिन ब दिन किए जा रहे हैं, जो सुधार किया जा रहा है शैक्षिक क्षेत्र में, उसके बारे में उनकी क्या समस्याएं हैं,
जो है चल रही है, उन समस्याओं में हम क्या सुधार कर सकते हैं। सातवां है शिक्षक की योग्यता। अब शिक्षक की योग्यता और गुण, भाई शिक्षक के लिए योग्यता तो पहले निर्धारित होती है, लेकिन शिक्षक में योग्यताएं भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि शिक्षा देने वाला शिक्षक अध्यापक को कहते हैं। शिक्षक के मन में सीखने की इच्छा को जागृत कर पाते हैं और शिक्षक कहलाते हैं। ठीक है, देखो जब तक शिक्षक नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन शिक्षक एक मार्गदर्शन की भूमिका में जो है बच्चे के साथ अपनी भूमिका देता है, और जिससे एक अच्छा शिक्षण हो सकता है, लेकिन उसके साथ उसमें गुण भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि माता जो है प्रथम अध्यापिका होती है, प्रथम शिक्षक होती है। माँ पढ़ा तो नहीं रही है, लेकिन उससे भी हमें कोई शिक्षा मिल रही है। तो अब जैसे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? जैसे शिक्षक आत्मविश्वासी सहनशील होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास झलकना चाहिए कि मैं यह कार्य बेहतर रूप से कर सकता हूँ, अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, सहनशीलता होनी चाहिए। शिक्षक निष्ठावान रुचिवान होना चाहिए, वह साहसी होना चाहिए, वो बालक की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए। और शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि उसको एक शिक्षक के तौर पर नहीं, बड़े के तौर पर नहीं, एक दोस्त के मित्रतापूर्वक, जैसे हम कई बार क्वेश्चन में आता है, वो इस प्रकार का व्यवहार बालक से करना चाहिए। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक थोड़ा सा पुनर्बलन देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, जैसे जेड पी डी है, मतलब आप तो जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सुनकर एक मन में ऐसा लगता है कि हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और स्वयं जो कर रहे होंगे, जो तैयारी कर रहा होगा, तो उसको वो भी एक गहन शोध में होगा कि वास्तव में इस परीक्षा को पास करने के लिए कौन से युक्तियाँ, कौन से औषधि ढूंढा जाए एक बेहतर से बेहतर। आगे हम देखते हैं आठवां, शिक्षण प्राकृतिक उद्देश्य और अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। जो शिक्षण की प्राकृतिक है, उसके अभिलक्षण है और मूलभूत आवश्यकताएं क्यों है शिक्षण के, एक बेहतर शिक्षण के लिए। ठीक है, आगे यह है अधिगमकर्ता की अभिलक्षण। जो है अधिगम मैंने सीखना, अधिगमकर्ता मतलब सिखाने वाला। तो इसमें क्या अभिलक्षण होने चाहिए? ठीक है, शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जो शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे भाई वातावरण है, वंश से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता ही है। तो ऐसे कौन से कारण हैं? ठीक है, जैसे विकास की अवस्थाएं जैसे ये दी है अभी अधिगमकर्ता में, वो शिक्षक का नहीं है, लेकिन उन युक्तियों से आप बालक का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे कोहलर ने दिया है, तो इस प्रकार से बहुत से उसके अंतर्गत हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं शिक्षक को प्रभावित करने वाले, जैसे सामाजिक कारण होता है, वातावरण के कारण हो सकता है। ठीक है, पर्यावरणीय कारणों से हो सकता है। हम बच्चे को पाठशाला में शिक्षा नहीं दे सकते हैं शिक्षक को प्रभावित करने वाले। ठीक है, शिक्षण को है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि शिक्षण की विधियाँ। तो शिक्षण की कैसे विधियाँ हैं? जो शिक्षण की विधियाँ हैं, जैसे सूत्र है, ज्ञान से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। तो इस प्रकार से उसके और विधियाँ भी है। जैसे हम कई बार विधियाँ आती है कि वाटसन ने कौन सी विधि है दी है, गुथरी ने कौन सी विधि दी है, किस विधि से, जैसे किल्डन गार्डन हो गया, हमारे मोंटेसरी वाला मेथड हो गया, खेल द्वारा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की विधियाँ हैं, उसको भी हम, ये विधियाँ तो डायरेक्ट पूछता ही है। शिक्षण सहायक सामग्री से पिछले बार नहीं पूछा था गया था, यानी शिक्षण सहायक सामग्री TLM। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैंने देखा था, तो कभी कभी इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया TLM, और कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बार बार जिस पॉइंट को हम देखते तो वहाँ पर एकदम से किसी न किसी रूप में ध्यान आकर्षित हो जाता है। अभी पार्ट 2 में पूछा गया था, जो अभी कुछ दिन 29 तारीख को यूटेट का पेपर हुआ था, तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था TLM का भी। तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब शिक्षण सामग्री में देखो 2-3 प्रकार के शिक्षण सामग्री आ गई। ठीक है, तो शिक्षण सामग्री में जैसे चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, श्यामपट्ट हो गया, उसके अंतर्गत जैसे दृश्य और श्रव्य। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। तो दृश्य श्रव्य हो गया, दृश्य श्रव्य हो गया, तो ये सारे सामग्री आ गई। इस बार नहीं पूछा गया था पहली बार, लेकिन इस बार पूछ सकता है। अगला हम देखेंगे, इसमें अगला हम देखेंगे 13वां पॉइंट, बच्चों में वृद्धि एवं विकास और वृद्धि एवं विकास में आनुवांशिकी एवं वातावरण का प्रभाव। देखो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें अभिवृद्धि था, मैंने अभिवृद्धि पॉइंट इसमें
देखो एक है अभिवृत्ति, वृत्ताकार, और एक है वृद्धि। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि विकास में हमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ये पिछले बार फर्स्ट क्वेश्चन आया था, 16वां नंबर का कोई क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था। देखो किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। आप इस पॉइंट को, ऐसा नहीं कि पहले हम बोलेंगे कि जन्म हो गया उसके बाद उसका विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन व्यवहारिकता, अपनी मानसिकता आधार पर भी पूछा जाता है। तो किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है और बुद्धि बाद में, वृद्धि बाद में होती है। ठीक है, गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, गर्भधान से लेकर 2 वर्ष तक ही यह जो है स्टार्ट हो जाती है, और 20 वर्ष तक आते आते वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और विकास जो है क्या होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, ये जीवन पर्यंत चलता है। देखो विकास जो है आंतरिक होता है, और वृद्धि जो है बाह्य होता है। अब वृद्धि बाह्य क्यों होती है? वृद्धि जैसे बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ने के साथ साथ उसमें जो है उसी प्रकार से परिवर्तन होते हैं, बालक में या किशोर अवस्था में, हर प्रत्येक में, जैसे आपने पढ़ा होगा। और वातावरण का बहुत ही, अनुवांशिकी संबंधी इस प्रकार जीन से संबंधित इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन पिछले बार जीन से संबंधित पूछा गया था ये क्वेश्चन, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों में अभिवृद्धि और विकास से संबंधित क्वेश्चन पिछले बार अधिगम और विकास से, वृद्धि और विकास से तो पूछता ही है, आनुवांशिकी से पिछले बार पूछा गया था, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। अगला है अधिगम का अर्थ, अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसे प्रभावित करने वाले कारण। अब अधिगम मैंने सीखना, अधिगम सीखना ही होता है, इसमें घूमना नहीं है ज़्यादा, अधिगम ने सीखना ही होता है। ठीक है, अधिगम एक विभिन्न प्रकार के अनुभव जो होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के अनुभव की वजह से मनुष्य में जो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। जैसे हम विभिन्न कार्यों को सीखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं, वहाँ पर एक स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि कोई हमें उसी से शिक्षा दे रहा है, हमें शिक्षा वैसे भी ग्रहण कर सकते हैं। उस प्रक्रिया की अधिगम या उसे सीखने के को कहते हैं, सीखना या अधिगम कहते हैं। सीखना अधिगम एक ही है, पहले भी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। आगे है अधिगम के सिद्धांत एवं उनका प्रभाव। जो अधिगम के सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को हम याद रखेंगे। आगे है बच्चों में सीखना और सोचना। ठीक है, बच्चों में सीखना और सोचना, जैसे पिछले बार सीखने से संबंधित एक कथन, एक कोटेशन आई थी क्रोर की, अभिवृद्धियों से संबंधित। तो ऐसा नहीं कि आपको सीधा पूछा जाए, जैसे वृद्धि हो गया, विकास हो गया, उसके बाद आपके ये जैसे व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि हो गया, इससे संबंधित जो है कोई भी कथन पूछ सकता है किसी भी मनोवैज्ञानिक का। तो आप इन पॉइंटों को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, सीखना और सोचना। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आगे अभिप्रेरणा का अधिगम, इस पर इसका प्रभाव, जो सीखना है तो अभिप्रेरणा से संबंधित इस पर अधिगम में क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अभिप्रेरणा, सीखना, पहले हम अभिप्रेरित होते हैं, बाद में सीखते हैं, पहले अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। जैसे पिछले बार अभिप्रेरणा से कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, और उसने इस प्रकार से जटिल क्वेश्चन बन चुका था कि अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत। अब स्वास्थ्य सिद्धांत तो जानते ही थे, उसने अंदर से पूछ दिया अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत। तो तीनों तरीके से देखना पड़ेगा आपको, एक तो व्याख्यात्मक पढ़ना पड़ेगा सरल क्वेश्चन के लिए, दूसरे आपको इनकी कोटेशन, जो कथन है, वक्तव्य हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे, तीसरा जो सिद्धांत है इनसे लगे हुए वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 18वां है व्यक्तित्व विभेद। एक व्यक्तित्व है, जैसे व्यक्तित्व के गुण पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व से संबंधित, जैसे सोल्डन हो गया, क्रेचमर हो गया, युंग हो गया, फ्राइड हो गया, इनके जो है सिद्धांत तो हर समय से पूछ ही रहा है। व्यक्तित्व, ये यहाँ पर व्यक्तिक हो गया, ये व्यक्तित्व होना चाहिए था, व्यक्तिक होना चाहिए था इसको। तो व्यक्तिक विभेद, मतलब व्यक्तिक विभेद क्या है, मतलब व्यक्तिगत में कुछ अच्छाई है, कुछ गलत है, तो उसमें एक रचनात्मक से चिंतन करना है कि उसकी क्या अच्छाई है और किस प्रकार से व्यक्तित्व को बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें दोनों आ गया, गुण दोष आ गए। ठीक है, और व्यक्तित्व हो गया, उसमें जैसे इसके सिद्धांत में आ गए। और क्रेचमर का पिछले बार पूछा गया था,
सोल्डन का उससे पहली बार पूछा गया था व्यक्तित्व का। वृद्धि, वृद्धि से संबंधित अभी पूछा गया था। और वृद्धि जैसे अभी थॉटसन का क्वेश्चन पूछा गया था कि समूह कारक पूछा गया था, फिर गार्डनर का है, एक कारक सिद्धांत हो गया, ठीक है, स्पेयरमैन का हो गया, द्विकारक सिद्धांत हो गया, त्रियामी सिद्धांत हो गया, बहुयामी सिद्धांत हो गया, बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया। तो आप यहाँ से भी करना है, उसके साथ साथ आपने इनके, ये तो सिद्धांत हो गए, सिद्धांत के साथ आपने कथन को भी देखना है कि बुद्धि पर किसके कथन क्या थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं 21 नंबर का, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे जो है कोई प्रतिभाशाली बालक होता है और कोई मंद बुद्धि का बालक होता है, ये तीनों प्रकार के बालक उसमें आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि विशेष आवश्यकता वाले मंद बुद्धि को, जो विशेष बालक है उनकी व्यवस्था करने के लिए भी उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाए, वो बालक भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक भी इसमें आएंगे। और इसके साथ जैसे डिसकैलकुलिया, ठीक है, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है गणित से संबंधित। जैसे कौन सा बच्चा गणित में कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे पढ़ने में कौन सा कम है, ठीक है, पढ़ने में लिखने में कौन सा कम है, बोलने में कौन सा कम है, गणित में कौन सा कम, तो हमें से एक क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है, उसी के अंतर्गत ये भी आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं 22 नंबर का, तो अधिगम की कठिनाइयाँ या अधिगम के पठार यानी लर्निंग गैप, है ना। पठार जाके आपका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ही रफ्तार मार रहा होगा, लेकिन लर्निंग गैप, गैप तुमने देखा होगा, अंतर, है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पठार का मतलब ये है कि जैसे विकास चल रहा है और चलने के बाद एक ठहराव आ जाता है, जब किसी भी कार्य को करने में कभी थकान हो जाती है, किसी न किसी प्रकार अवसाद हो गया, थकान हो गया, किसी कार्य को मन न लगना हो गया, तो जो ठहराव है एक वक्र के माध्यम से, उस ठहराव को क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं, ठीक है। तो अधिगम पठार स्पेशल ये लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और इस अधिगम पठार के अतिरिक्त आपको जो है इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी होगी कि अधिगम पठार से संबंधित यहाँ उसके अतिरिक्त जो है अधिगम पठार से जो इसमें और भी 2-3 पॉइंट है, जैसे विकास से अंतर, ये जो से सीखने का अधिगम का अंतरण से संबंधित हो गया। तो अधिगम किस प्रकार आगे बढ़ता है, वो ये भी अधिगम ही है, ये पठार भी अधिगम ही है, ठीक है ना, अधिगम ही लिखा है। तो जैसे अधिगम अंतरण के प्रकार हो गए, तो अधिगम अंतरण के जो है 4 प्रकार हैं। और अधिगम अंतरण या स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं। और अधिगम स्थानांतरण, अधिगम के स्थानांतरण के विशिष्ट प्रकार जो है 4 हैं। जैसे एक पक्षी, 2 पक्षी, लंबवत ऊर्ध्व या क्षैतिज अधिगम, ठीक है। और जो स्थानांतरण के जो प्रकार होंगे वो 3 प्रकार हो गए होंगे, ठीक है। जैसे एक सकारात्मक, धनात्मक, नकारात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। सामंजस्य, तो यह भी दिया गया है, और सामंजस्य से या क्वेश्चन समायोजन से भी वो पॉइंट लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले दिया था आपको, तो ये पॉइंट भी आपको नोट रखना। समायोजन से भी पूछा जाता है, सामंजस्य से भी पूछा जाता है, और कुछ समायोजन से भी। अब ये पॉइंट लगानी है, लेकिन सामंजस्य का संबंध उसी से है। समायोजन करना, समायोजन होगा तो उसको समायोजन भी होगा। उसको देखो, कोई कार्य करेंगे तो उसमें कोई दोष तो होंगे ही होंगे, तो गुण और दोष दोनों की विवेचना होगी, ठीक है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्याचार रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम रणनीति एवं विधियाँ। 2000 पाठ्याचार से पीछे बार पूछा गया था, जो 21 फोकस पूछा गया था कुछ इस तरीके से। और जैसे यशपाल की उस समय की नीति थी, जो यशपाल उसमें समिति बनी थी, तो कितने फोकस थे, पिछली बार क्वेश्चन दिया गया था। बिना बोझ की शिक्षा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 1993 में यशपाल द्वारा इसको किया गया था, और 2005 में भी कुछ इस प्रकार से इसमें दिया गया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धतियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो मापन के आधार, ठीक है, हमेशा पूछा ही जाता है, इस बार भी पूछा ही गया था। जैसे इस बार जो है मूल्यांकन के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसमें दिया था कि एक क्वेश्चन दिया था, जैसे उसमें विश्वसनीयता पहले उसमें क्या होना चाहिए था, ठीक है, प्रश्नों से संबंधित, तो विश्वसनीयता उसमें पहले था। और मापन क्यों जरूरी है, और सतत और व्यापक मापन क्या, कि उसके अर्थ, अगर ये सारी चीज़ें आपको देखनी है।
क्रियात्मक शोध से पिछले बार भी पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया था। ठीक है, इसके क्रियात्मक शोध के जो 5 पद हैं, 6 चरण हैं, वह पूछा जाता है। जैसे योजना बनाना, और योजना बना के उसको जो है कार्यान्वयन करना, विश्लेषण करना, सलेक्शन करना, उसके बाद उसका, ठीक है, मूल्यांकन करने के बाद उसको लागू करना। इस प्रकार से उसमें 5-6 चरण हैं। ठीक, उसमें 27 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 पूछा गया था, इसमें पूछा जाता है एक 21वां। ठीक है, आप इसको भी नोट करेंगे। 86 संविधान संशोधन द्वारा यह पारित हुआ था 2002 में, और फिर यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। लेकिन मैंने एक NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऐड किया है, इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है जो अब सिलेबस होगा तो उसमें न्यू पॉलिसी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में न्यू पॉलिसी का आधार बना हुआ है। और अब न्यू पॉलिसी अगर चलती है तो मुझे निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि अब इस पॉइंट को भी डाला जाएगा न्यू पॉलिसी को। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आप इस प्रकार से सिलसिलेवार मैंने प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा करने का कोशिश की है। फिर भी आपको जितना उचित लगे आप इसको देखें 1-2 बार, अपने ढंग से रणनीति अनुसार चले। इसको 1-2 बार आप तोते जैसे रटना है आपको इस सिलेबस को, क्योंकि आप किसी तरीके से पढ़ते हो तो आपके दिमाग में, आपके जहन में यह होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका आधार क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्त मित्रों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, और शेयर के साथ इसको वीडियो को पूरा देखना, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचोगे कि तुलना करोगे कि वास्तव में ये यह उचित है नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो आपका पुनः एक बार धन्यवाद।